हेलो दोस्तों, हिमाचल योद्धा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे वर्णों के उच्चारण के स्थान। कल हमने स्वर पढ़ा था। जो वर्ण मुख के जिस भाग से उच्चारण किया जाए, मुख का वह भाग इसका उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे आपकी जीवा है, जिस पार्ट का ये काम करेगा उसका उच्चारण स्थान ये कहलाएगा। उच्चारण स्थान के मुख्यतः जो है 6 प्रकार है। कंठ, यानी कंठ से जो है कौन कौन से स्वर, ये स्वर है। कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? अ और आ। बोल के देखेंगे अ आ, यानी आपकी जीवा से पीछे कंठ है। तो स्वर का जो उच्चारण स्थान जो है कंठ में कौन कौन से आते हैं? अ और आ। कंठ में स्वरों में कौन कौन से आते हैं? अ और आ। और तालु में ई। तालु में कौन कौन से आते हैं? ई और ई। इसमें स्वर की बात हो रही है, स्वरों की ही बात हो रही है। व्यंजन की बात अभी नहीं करेंगे, वो आगे करेंगे। इसमें हम करेंगे स्वर की बात ही कर रहे हैं। तो तालु में ई और ई। आगे है मूर्धा। मूर्धा में री। दंत आगे, हाँ ओष्ठ में हम केवल और केवल स्वरों की ही बात कर रहे हैं। तो ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं? ओ और उ। दो स्थानों से उच्चारण होने वाले वर्ण, यानी नाक और मुंह से इनका जो है उच्चारण किया जाता है। तो नाक और मुंह से यानी दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ से होता है, यानी 2 स्थानों से, दांत और ओष्ठ। इन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। कंठोष्ठ, स्वरों की बात हो रही है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहा जाता है। कंठ तालव्य, स्वरों की बात हो रही है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। अभी हमने स्वरों के बारे में पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा। स्वरों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कराए। अब हम करेंगे व्यंजन, यानी व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है, ठीक है, यानी व्यंजन, यानी इनको सपोर्ट, इनको सहायता चाहिए, इन्हें इनके उच्चारण के, इनको उच्चारण करने के लिए ये किसी की सहायता मांगते हैं, ठीक है। व्यंजनों की स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता, यानी स्पष्ट रूप से इनको तभी बोला जा सकता है जब इनके साथ स्वर जुड़े होंगे। तो व्यंजनों को जो है स्वरों की, इनका स्पष्ट उच्चारण करने के लिए इनको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों के ऊपर ये निर्भर है। हिंदी में क से म तक जो है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन है? प्रत्येक वर्ग में 5-5 है। तो व्यंजनों के भेद की अगर हम बात करें तो व्यंजनों के भेद 3 भेद है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन अगर पूछा जाए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, क से म तक। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों में पहला व्यंजन कौन सा है, तो क है। अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों का अंतिम व्यंजन कौन सा है, तो वो म है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या क से म तक 25 है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। अब हम करेंगे इसमें कि इनका जो उच्चारण स्थान जो है वो कौन कौन सा है। ये है कवर्ग, ठीक है। कवर्ग यानी कंठ से। कवर्ग यानी क, ख, ग, घ, ङ। ये जहां भी आपको दिखे एकदम आपने कंठ लगा देना। उच्चारण स्थान पूछे तो गले से। आगे है चवर्ग। चवर्ग यानी तालव्य। च, छ, ज, झ। यहां मिसप्लेस है, यहां लिखने है, यहां भी है, तो ये क्या है? तालु से है।
जहां भी आपको च छ झ यहां दिखे तालु, ठीक है, चवर्ग का है। आगे है टवर्ग, मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण, ये क्या है, मूर्धन्य, तालु के मूर्धन्य भाग से इनका उच्चारण होता है। आगे तवर्ग, दंत्य, दांतों के मूल भाग से, यानी दांतों के मूल भाग से, त थ, यानी जीवा के साथ जो है हम, जीवा क्या टकरा रही है, दांतों के साथ टकरा रही है। द ध न, यानी स्पर्श कर रही है। जब भी आप इनका उच्चारण कर रहे हो, किसका, तवर्ग का, तो जीवा का स्पर्श जो है दांतों के साथ हो रहा है, यानी दांतों के मूल भाग से क्या है, तवर्ग दंत्य। पवर्ग ओष्ठ, प फ व, जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, आपके जो ओष्ठ है उनका क्या होगा, वो कार्य कर रहे हैं। प फ व व म, ओष्ठ है, यानी दोनों ओष्ठों से। पवर्ग आए तो ओष्ठ है, ठीक है। आगे है आपका य र ल व। अगर पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। अगर आपसे पूछा जाए य र ल कौन सा व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। उसम व्यंजन, उसमयन, जब इसको बोलते हैं तो श्वास में जो है गर्मी के साथ जो बाहर निकलते हैं, जैसे श श स ह ह, जैसे आप बोलोगे तो पैसे से हवा जो है आपकी बाहर आ रही है। तो उसम व्यंजन कितने हैं, उसम व्यंजनों की संख्या 4 है। ये कहीं लिखे स श स ह, तो यह उसम व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, उसम व्यंजनों की संख्या 4। अब है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त यानी जोड़ना, यानी दो शब्दों से जुड़े हुए। क्ष, क प्लस स, क्ष। त्र, त प्लस र, त्र, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। अगर अब है श्वास की मात्रा के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद है, यानी श्वास की मात्रा के अनुसार, ठीक है। तो व्यंजनों के कितने भेद है, 2। तो 2 कौन कौन से है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण यानी अल्प होता है थोड़ा, जिसमें श्वास के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, वो अल्पप्राण है। और महाप्राण, जब किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसके 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 ऊपर क्या होता है, ज्यादा जो है वो उस पर जोर पड़ता है। तो अल्पप्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों में, ठीक है, जो भी वर्ण है, जब भी हम उनका उच्चारण करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें कम जोर लगता है, कम उस पर प्रभाव पड़ता है, अल्पप्राण कहते हैं। जैसे क से म तक वर्णों का प्रथम क से म, क ख ग घ ङ, ये क से म की बात हो रही है, तो क से म क्या है, स्पर्शी व्यंजन है, तो इनकी बात हो रही है क ख ग घ ङ। ये इसमें अल्पप्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है, अल्पप्राण है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, देखो बोल के देखेंगे साथ में, क ख, जब क बोला तो कोई जोर नहीं पड़ रहा है, ख जब बोल रहे हैं तो क्या है, जोर पड़ रहा है। जब हम बोले तो ख, ग, फिर घ से घड़ी घ, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है, अल्पप्राण है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये क्या है, महाप्राण है। तो अब आपको पता लग चुका होगा कि अल्पप्राण क्या है। अब करते बात महाप्राण की। अच्छा, महाप्राण की हमने बात कर ली। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण, जैसे मैंने बोला प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। इसको जब आप इसकी उच्चारण करेंगे तभी आपको पता लगेगा, साथ में उच्चारण करना, फिर उसको महसूस करना। जैसे मैंने बोला ख, मैं महाप्राण की बात कर रहा हूं, ख, घ,
तो क्या है, जब जोर पड़े, जो भी जिस वर्ण का हम उच्चारण करें, जब उस पे ऊपर प्रेशर पड़े, जोर पड़े तो महाप्राण है। अगर उस पे प्रेशर जो ज्यादा जोर ना पड़े तो अल्पप्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण है। तो यहां तक मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। हमने व्यंजन किए और स्वर के बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ लिया। अब एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए हैं उनको सारे कवर करेंगे और ध्यान से पढ़ते रहे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक डटे रहें, रात दिन मेहनत करें जब तक लक्ष्य की आपकी प्राप्ति ना हो। ठीक है, हार नहीं माननी है। किसी शायर ने कहा भी है कि उठो, जागो, भागो और तब तक भागते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।